जी। शुरू हो गया है। मिस अनिला, अब स्टार्ट से आप आगाज करें आज जी के लेक्चर का। जी, बिल्कुल मैं करती हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीला अफजाल एडवोकेट, इस्लामिक राइटर्स मूवमेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी तंजीम पर एतमाद किया और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मुझे उम्मीद है कि हम आपके एतमाद पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। आज हमें कहानी लिखने के ऊपर बात करनी है। जी, कहानी लिखना, कहानी कहना, लिखना तो इंसान ने बहुत देर से शुरू किया। आगाज में कहानी कही जाती थी, सुनाई जाती थी। और जाहिर है कि वक्त लोगों के पास तब ये सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मसरूफियात इतनी ज्यादा नहीं थी। तो वक्त गुजारी के लिए कहानी कह लिया करते थे। ये आमतौर पे ख्याली कहानियां, किस्से होते थे। इसको आप दास्तान भी कह सकते हैं। उर्दू अदब में जब नसर का आगाज होता है तो वो दास्तान गोई से ही होता है। आप में से शायद किसी ने दास्तान अमीर हमजा, दास्तान उमरो यार पढ़ी हो। ये उर्दू अदब में नसर का बाकायदा आगाज था। आपने नहीं पढ़ी होगी, आपके वालिदैन ने पढ़ी होगी। तो ये ख्याली किस्से थे। कहानी सुनाने की एक्चुअल इब्तिदा कब हुई, ये बात हमें नहीं मालूम। शायद प्री हिस्ट्री, जमाना कबल अज तारीख, जब इंसान ने अभी लिखना और पढ़ना भी नहीं सीखा था। शायद तहरीरी जुबान की आमद से पहले। उसके लिए हमें गारों में पेंटिंग्स मिलती हैं। फिर जैसे जैसे तहजीबें परवान चढ़ी, तहरीरी निजाम सामने आए, कहानी सुनाने ने एक नई शक्ल इख्तियार कर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात चलते हुए हम तक पहुंचे। बहरहाल कहानी नवीसी एक ऐसा फन है जो इंसान के तजुर्बात, उसके ख्यालात, किसी हद तक उसके जज्बात और ख्वाबों को भी अल्फाज में ढालता है। कहानी कहना या कहानी लिखना सिर्फ तफरीह नहीं है, ये शऊर है, तरबियत है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ये मुआशरे में शऊर पैदा करने का एक मौसर जरिया भी है। जैसे बच्चों की कहानियां होती है ना, जिनके एंड में एक अखलाकी सबक दिया जाता है। तो बच्चे वो जब उन चीजों को पढ़ते हैं तो वो उस अखलाकी सबक को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उर्दू अदब में कहानी नवीसी ने अपने आप को बतौर एक मजबूत सिन्फ के मनवा लिया है। हाँ, थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं ये जरूर करूंगी कि कहानी का मकसद सिर्फ किस्सा सुनाना नहीं या तखयलाती किरदारों की बात करना नहीं होता। क्योंकि अभी कहानी एक जदीद नहज पर है। और इसका मकसद होता है कि कारी को एक नुक्ता नजर फराहम कर दिया जाए, एक नया जाविया दे दिया जाए। कहानी में किरदार होते हैं, प्लॉट होते हैं, मंजर निगारी होती है, मुकालमे होते हैं, और उसका एक इख्तिताम भी होता है जो बहुत जरूरी होता है। उर्दू अदब का में हम कहानी नवीसी का अंदाज देखें तो वो इस्लाही और अखलाकी है। जैसे डिप्टी नजीर अहमद, फिर प्रेमचंद, फिर कृष्ण चंद, और भी कुछ नाम हैं, और बड़े अच्छे नाम हैं। इन लोगों ने अ, बड़ा काम किया है उर्दू अदब में नसर पर। उर्दू अदब में बाकायदा 1870 के आसपास, आई थिंक 68 69 में, अ, डिप्टी नजीर अहमद ने अपना शोहरा आफाक नावल लिखा था, मिरातुल अरूस। इसको उर्दू जुबान का पहला बाकायदा नॉवेल कहा जाता है। आप सोचेंगे कि हम बात तो कहानी की कर रहे हैं, तो नॉवेल का जिक्र कहाँ से आ गया। नॉवेल एक कहानी ही होती है।
जब 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस इजाद होता है ना, तो एक किताबों की किताबें तैयार करने की सलाहियत में एकदम से इजाफा हो जाता है। फिर लिखने वालों का एक सैलाब सा आ जाता है। मतलब जब किताब हाथ से लिखी जाती थी तो हर बंदा अपनी किताब नहीं लिखवा सकता था। आज भी किताब बनवाना छपवाना महंगा काम है, लेकिन बहरहाल हाथ से लिखी हुई किताब से तो बहुत सस्ता है। 18वीं सदी, 19वीं सदी, 19वीं सदी में तो कई अदबी तहरीकों ने जन्म लिया। जब और उस दौर में जो अदब लिखा गया, जो कहानियां लिखी गई, जो नॉवेल लिखे गए, उन वो उनके सियासी मंजरनामे थे। क्योंकि बरे सगीर में जाहिर है उर्दू अदब की बात करेंगे तो बरे सगीर की बात करेंगे। बरे सगीर में वो अंग्रेज हुकूमत आ रही थी, मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो रही थी, और हिंदुओं के लिए एक आका की बजाय दूसरा आका आ रहा था, तो उनके लिए कोई खास चेंज नहीं था। लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा चेंज था। तो उस वक्त के उर्दू शोरा और अदीबों ने उन उस सारे मामलात को अपनी तख्लीकात का मौजू बनाया। उस वक्त रुमानवियत और जज्बात और इनफरादियत के से हटकर लोगों ने इनकलाब और आजादी की तड़प को लेकर ज्यादा काम किया। 20वीं सदी में कहानी अ, जो है वो और ज्यादा मेच्योर हो गई। रिवायती बयानिए के ढांचे को तब्दील कर दिया गया, जुबान की हुदूद को वसी कर दिया गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहानी के प्लॉट्स में ये चेंज आया कि साइंस फिक्शन लोगों को अट्रैक्ट करने लगी। और फिर आज का दौर, डिजिटल दौर, इस इंटरनेट ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कहानी कहने को, कहानी लिखने को अवामी बना दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं, अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल सकते हैं। ब्लॉगर्स, ऑनलाइन कितने फोरम्स हैं, कितनी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और फिर इस डिजिटल ने, डिजिटल दौर ने कहानी को काफी दिलचस्प बना दिया है। इसमें इमेजेस डाली जाती हैं, वीडियोस बन जाती हैं। तो उससे ये होता है कि कारी जो है वो कहानी के साथ बंधा रहता है। बेटे यहाँ रखते, थैंक यू सो मच। उसको दिलचस्प लग रही होती है कहानी। उसके बाद ये बात आ जाती है जी कि कहानी लिखी कैसे जाए। कहानी के कई अज्जा होते हैं जिनसे मिलकर एक कहानी तरतीब पाती है। सबसे पहले तो प्लॉट होता है। अब ये प्लॉट क्या है? वाकयात का एक तसलसल जो कहानी को बनाता है, आगे बढ़ाता है। अमूमन प्लॉट में कोई मसला होता है, और उस मसले को का सामना करने के लिए किरदारों को मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। कभी किसी किरदार का डाउनफॉल आ जाता है, कभी कोई किरदार हावी हो जाता है, फिर जो भी मसला होता है उस मसले का हल पेश किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लॉट के साथ साथ किरदार भी बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये किरदार क्या होता है? किरदार वो शख्सियात होती हैं, वो अज्जा होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये इंसान भी हो सकते हैं, ये जानवर भी हो सकते हैं, ये कोई बेजान अशिया भी हो सकती हैं। आप सोचेंगे कि इंसान अगर किरदार है तो वो तो डायलॉग भी बोलेगा,
वो कुछ रिएक्ट भी करेगा। तो जानवर और बेजान अशिया को कैसे हम किरदार बना सकते हैं कहानी का? देखिए, किरदार के जो किरदार होते हैं उनके मुख्तलिफ मकासद होते हैं, उनके आपसी रिश्ते होते हैं, और उनके कहानी पर असरात होते हैं। तो जो अलामती कहानी होगी उसमें हम जानवर को भी एज करेक्टर यूज कर सकते हैं, उसमें हम किसी बेजान चीज को भी एज करेक्टर यूज कर सकते हैं। जबकि जो बयानिया कहानी है उसमें अमूमन इंसान, और ज्यादातर तो इंसान ही को किरदार बनाया जाता है, और कभी कभी जानवर को भी किरदार बना लिया जाता है। अच्छा, मैंने अभी अर्ज किया कि किरदारों के मकासद होते हैं और उनके असरात होते हैं। तो ये जो असरात होते हैं ना, ये उस कहानी का माहौल तय करते हैं। कौन से वक्त की कहानी है, किस दौर की कहानी है, किस जगह की कहानी है, जिस्मानी मुकाम, तारीखी सियाको सबाक, सकाफती पस मंजर, माहौल, माहौलियाती अनासर, ये सब शामिल होते हैं। मकाम, पहाड़, दरिया, झरने, फूल, हर चीज की कहानी में अपनी एक अहमियत होती है। अगर आप एक पहाड़ी इलाके का मंजर लिख रहे हैं कहानी में, तो जाहिर है आप पहाड़ों की बात करेंगे, झरनों की बात करेंगे, परिंदों की बात करेंगे। वहां पर आप ये नहीं करेंगे कि एक बस आई और जन से गुजर गई। पहाड़ी इलाकों में जन से गुजरने का कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आपका जो माहौल है वो भी अकॉर्डिंग टू द प्लॉट और अकॉर्डिंग टू द करेक्टर्स होना चाहिए। अगर पहाड़ी इलाके में आप कोई चरवाहा दिखा रहे हैं, तो आप उसको लैपटॉप पे कोई साइंस फिक्शन सर्च करते हुए नहीं दिखा सकते। तो हालात और माहौल जो हैं वो भी कहानी का एक अहम हिस्सा होते हैं। अच्छा, एक चीज है, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जब प्लॉट होता है, प्लॉट में कोई तनाजा होता है, कोई मामला होता है जिसको लेकर किरदार आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तनाजा होता है ना, ये जो तनाव होता है, ये कहानी का मरकजी थीम, मरकजी मसला होता है। ये किसी किरदार के जज्बात भी हो सकते हैं, या किरदार का मुआशरे या फितरत के दरमियान कोई क्लैश भी हो सकता है। ये एक से ज्यादा किरदारों के आपस में चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जिससे हमारी कहानी ड्रामाई अंदाज में आगे बढ़ती है। और एक होता है कहानी का मरकजी ख्याल, ये बुनियादी पैगाम होता है कहानी का। ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, मरकजी ख्याल के मुख्तलिफ तस्वुरात हो सकते हैं: मोहब्बत, दोस्ती, धोखा, जुर्रत, इंसाफ, हमारी सोसाइटी, इंसानी हालत, कुछ भी। ये जो मरकजी ख्याल होता है ना, ये असल में कहानी को एक गहराई और एक मानी अता करता है। फिर है जी हमारा बयानिया कहानी का। ये याद रखिए कि कहानी जब आप जिस पर्सन में लिखना शुरू करते हैं, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो जिस पर्सन में आपने अभी पर्सन तो समझते होंगे आप, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, यानी जैसे अभी मैं बात कर रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जो बात सुन रहा होता है, यानी आप लोग सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और थर्ड पर्सन हम दोनों के अलावा जो होगा, ही शीट, कोई भी, कोई डॉक्टर, कोई ड्राइवर, कोई रिक्शे वाला, कोई ठेले वाला, कोई दुकानदार, कुछ भी, वो थर्ड पर्सन हो। तो जिस पर्सन में आपने कहानी शुरू करनी है, आपने कहानी को इख्तिताम तक उसी पर्सन में लिखना है। फिर कहानी की टोन, यानी जो मुसन्निफ ने कहानी शुरू की है
مزاحیہ ہے، سنجیدہ ہے، اداس ہے، الجھن والی ہے، وہ جو ٹون ہے وہ اس طرح مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ آپ اپنے قاری میں ایک جذباتی رد عمل پیدا کریں تاکہ قاری کہانی کے ساتھ جڑ سکے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اسلوب۔ ہر مصنف کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اس کی تحریر دیکھ کر نام نہ بھی لکھا ہونا تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی تحریر ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ منظر نگاری کرتے ہیں، کچھ لوگ کریکٹرائزیشن پر، کردار نگاری پر بڑی توجہ دیتے ہیں، کچھ لوگ پلاٹ بڑا مضبوط رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کے ڈائلاگز بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ رائٹر کا اسلوب ہوتا ہے، جس انداز میں، جس زبان میں رائٹر لکھتا ہے، اس کے الفاظ کا انتخاب، اس کے جملوں کی ساخت، اس کی علامتی زبان اور ساری چیزیں، دیگر ادبی معاملات جو کہانی کو دوسرے رائٹر سے منفرد بناتے ہیں۔ دیکھیے، موضوع کوئی نیا نہیں، محبت نیا موضوع نہیں ہے۔ جب سے اردو ادب کیا کوئی بھی ادب شروع ہوا ہے تو اس میں محبت بہت موسٹ امپورٹنٹ رہی ہے۔ آپ کوئی شاعر ہے تو اگر وہ اپنی محبوبہ کی زلفوں کی تعریف کر رہا ہے تو وہ اس کو رسیاں تو نہیں کہے گا نا، وہ اس کو ریشم ہی کہے گا۔ لیکن انداز، اسلوب مختلف ہوتا ہے۔ لکھنے والے کا اسلوب موضوع کو جدت عطا کرتا ہے، لکھنے والے کا اسلوب بتاتا ہے کہ کہانی کا موضوع، کہانی نئی ہے، ورنہ تو گھریلو ناچاکیاں ہوتی آئی ہیں، ان پر کہانیاں بھی لکھی گئی، ان پر ڈرامے بھی لکھے گئے، ان پہ ناول بھی لکھے گئے، ورنہ تو محبت اور نفرت کے عناصر ازل سے موجود ہیں، ابد تک رہیں گے۔ خیر اور شر کی طاقتیں ازل سے موجود ہیں، ابد تک رہیں گی۔ تو نیا پن جو ہے وہ آپ کا انداز بیان ہے، آپ کا اسلوب ہے، آپ کے الفاظ کا انتخاب ہے، آپ کے جملے کی ترتیب ہے، یہ آپ کی کہانی کو نیا بناتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کہانی کے لیے پلاٹ اور مرکزی خیال ہم کیسے لیں۔ بڑی پرابلم ہوتی ہے رائٹرز کو کہ جی پلاٹ کہاں سے لانا ہے، کیسے، پلاٹ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پلاٹ ہو تو کہانی تو میں لکھ لوں۔ تو پلاٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور مرکزی خیال کیسے لائیں؟ ایک چیز ہوتی ہے برین سٹارم، جس کو ہم کہتے ہیں دماغی طوفان، خیالات کا طوفان۔ آپ اپنی دلچسپی کے کسی بھی موضوع کو سوچنا شروع کریں، آپ کے دماغ میں خیالات آنا شروع ہو جائیں، اور ان خیالات کو بغیر کسی فلٹر کے لکھ دیجیے، 1 منٹ 2 منٹ لکھ دیجیے۔ اسی میں جو آپ نے جو بنا فلٹر کے لکھا ہے نا، اپنا دماغی طوفان، اسی میں سے آپ کو پلاٹ ملے گا۔ ویسے تو عام طور پر کہا جاتا ہے جی پلاٹ تو ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں، اب آپ لوگوں میں تاکہ جھانکی تو نہیں کر سکتے نا پلاٹ ڈھونڈنے کے لیے۔ آپ کسی کو دیکھ رہے ہو کہ کیا دیکھ رہے ہو، میں پلاٹ دیکھ رہا ہوں، ویری irrational تھنگ نا۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، آپ اپنے دماغ میں خیالات کو آنے دیجئے اور ان کو بغیر کٹ کیے ہوئے، بغیر کسی فلٹر کے ادھر لکھ دیجئے کسی کاغذ پر یا فون کے کی پیڈ سے نوٹس میں لکھ لیجئے، اسی میں آپ کا پلاٹ ہوگا۔ آپ اس پریکٹس کو کر کے دیکھیے، بلکہ یہ بڑی دلچسپ پریکٹس ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی آئیڈیاز ہی نہیں آ رہے ہوتے، ہم کیا لکھیں، کیسے لکھیں، کئی کئی مہینے ہم کچھ نہیں لکھ پاتے۔ اس کے لیے بھی یہ جو ہے نا برین سٹارم، دماغی طوفان، یہ اس کے لیے بھی بڑا اچھا اور کارگر نسخہ ہے، اس کو، اس جمود کو توڑنے کی۔ اور اس
लिखे हुए में से अपना मरकजी ख्याल शनाख्त कीजिए, उस थीम को तलाश कीजिए जिस पर आप लिखना चाहते हैं। ये मरकजी ख्याल ही आपको आपकी कहानी का प्लॉट देगा। फिर उस प्लॉट के ऊपर किरदारों को तैयार करें, उन किरदारों के बारे में सोचें, बल्कि कोशिश करें आप सोचें कि मैं ही उन किरदारों में से एक किरदार हूं। बेशक आप कहानी को मैं से ना शुरू करें, कोई और रावी हो आपकी कहानी का, जैसे आप असलम की, जैद की, बकर की, फातिमा की, हमना की, किसी की भी कहानी लिख सकते हैं। लेकिन सोचते हुए आप सोचें कि मैं इस कहानी का एक किरदार हूं, ये मेरे पे बीत रही है। और फिर जो आपके जज्बात होंगे, जो आपके ख्यालात होंगे, वही आपके उस किरदार के जज्बात और ख्यालात होंगे। अहम वाकयात को एक तरतीब दीजिए। आगाज कैसे करना है, प्लॉट का दरमियान कहाँ से होगा, प्लॉट को एंड कैसे करना है, तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तनाज़ात हैं, जो कहानी के की रुकावटें हैं, उन सब को साथ लेकर इस तरह बढ़े कि ऐसे लगे जैसे सब कुछ नेचुरल वे में हो रहा। हाँ, अगर आप अपनी कहानी को मजीद दिलचस्प और दिलफरेब बनाना चाहते हैं तो एक जैली प्लॉट भी आपके होना चाहिए कि एकदम से एक ऐसा ट्विस्ट आ जाए कि कारी सोचे, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यहां पर आपकी कहानी में एक नया दिलचस्प मोड़ आ सकता है। अपनी कहानी को एक जबरदस्त क्लाइमेक्स दीजिए। क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स होता है जी, जब आपका मरकजी ख्याल, मरकजी तनाजा अपने अरूज पर पहुंच जाए, तो फिर उसका जो असर है आपके किरदारों पर क्या होगा। और जाहिर है कि हर चीज जो शुरू हुई है उसको कहीं ना कहीं खत्म भी तो होना है ना। तो उसको अपने किरदारों पर असर अंदाज दिखाते हुए आप एक बहुत ही फितरी से अंदाज में अपनी कहानी को एक इख्तिताम दें। कहानी और अफसाने में थोड़ा सा फर्क होता है कि अफसाने का कोई मंतकी अंजाम नहीं होता, जबकि कहानी का एक मंतकी अंजाम होता है। अफसाने का अंजाम ओपन ओपन छोड़ दिया जाता है, उसको कारी खुद सोचता है, या फिर एक तरीका होता है कि आप ऐसा अंजाम दें जो शुरू से अफसाना पढ़ते हुए कारी आ रहा है, उसने सोचा ही नहीं कि इसका ये अंजाम भी हो सकता है, तो वो अफसाना ज्यादा अच्छा समझा जाता है। या फिर ओपन एंडिंग छोड़ दी जाए। लेकिन कहानी का एक मंतकी अंजाम होता है और वो अंजाम तक आपने कहानी को पहुंचानी है। और फिर उसके बाद कहानी को पढ़ें, कुछ वक्त छोड़ दें, लिखने के बाद छोड़ दें, उसके बाद उसको पढ़ें। हो सकता है आप जो कोई प्लॉट के सुकम है या किरदार निगारी में कोई गलती है वो आपको नजर आया, आप उसको अपनी कहानी को बेहतर करें। कहानी को तनकीदी नुक्ता निगाह से पढ़ें तो आपके जहन में ये ख्याल आ सकता है कि भाई अपनी कहानी को हम तनकीदी नुक्ता निगाह से कैसे पढ़ें। जो कहानी दूसरे को बहुत बकवास लग रही होती है, हमें तो लग रहा होता है बड़ा अच्छा लिखा है हमने। ये बिल्कुल हमारी तख्लीकात हमारे लिए हमारी औलाद की तरह होती हैं। जैसे अपने बच्चे सारे ही अच्छे लगते हैं, तो लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि किसकी कौन सी आदतें हैं और कैसी हैं। तो अपनी कहानी को तनकीदी निगाह से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, अच्छा ये जुमला अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं इस तरह से कह देता हूँ। और कोशिश करें कि कहानी में अल्फाज की रिपीटेशन ना हो, कोई अल्फाज बार बार एक ही लफ्ज इस्तेमाल ना हो। उससे कहानी का जो मयार है वो बुरा होता है और लिखारी का असलूब भी मुतासिर होता है। अच्छा, अब उर्दू में जब कहानी नवीसी की इब्तिदा हुई तो मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया कि ये दास्तान की शक्ल में थी, जैसे दास्तान अमीर हमजा, तिलिस्मे होशरुबा। ये बड़े तवील और गैर हकीकी और माफूकुल फितरत किस्से होते थे। फिर वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ा और मोहम्मद हुसैन आजाद, नजीर अहमद, सर सैयद अहमद खान ने इस्लाही नसर लिखी। फिर वक्त और आगे बढ़ा, सादत हसन मंटो, प्रेमचंद, कृष्ण चंद, कबीर सिंह बेदी, इन लोगों ने अफसाने की शक्ल में कहानियां लिखी।
जैसे सादत हसन मंटो का टोबा टेक सिंह बहुत अच्छी तहरीर है। प्रेमचंद के कफन, नमाज, दो बैल। कृष्ण चंद ने लिखा हम वो नहीं, काले कोस। राजेंद्र सिंह बेदी ने, सॉरी मैंने कबीर सिंह बेदी कहा, सॉरी, राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो। अहमद नदीम कासमी, गंदुम, कपास का फूल। फिर आए इंतजार हुसैन, जर्द कुत्ता, आखिरी आदमी। फिर अशफाक अहमद का दौर आया, एहसान, एक मोहब्बत सौ अफसाने, बानो कुदसिया, दोपहर का सूरज, पुरवा। सिद्दीका बेगम, बच्चों के लिए कहानियां लिखी इन्होंने, बहुत सारी लिखी। नेक बकरी, हो सकता है आपने अपने बचपन में स्कूल की किताब में पढ़ी हो। हम्म, मेरा ख्याल है वक्त भी पूरा हो गया और मेरी बात भी मुकम्मल हुई। आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कहानी नवीसी के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करके भी उसको शामिल किया जा सकता है, और चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए भी आप अपना क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं। जी, मैंने जो एंडिंग की, बिल्कुल आप उसको, आपका दिल चाहे आप उसको ओपन एंडिंग का नाम दे सकते हैं। देखिए, कहानी नवीसी कोई लफ्जों का खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। एक कहानी निगार अपने कलम से मुआशरे के चेहरे को बेनकाब करता है, कारी के दिल पर तासुर छोड़ता है, जो वक्त के साथ मिटता नहीं है बल्कि मजबूत होता चला जाता है। मगरबी असलूब और उर्दू अदब के असलूब में क्या फर्क है? वही जो हमारी मुआशरत और उनकी मुआशरत में है, वही फर्क है। जो चीजें हमारे यहाँ नॉर्मल समझी जाती हैं, उनके यहाँ दकियानुसी समझी जाती हैं। जो चीजें उनके यहाँ नॉर्मल समझी जाती हैं, हमारे यहाँ वो समझी ही नहीं जाती। एक और सवाल था, एक मिनट। हाँ जी, गोया नावल भी कहानी की एक शक्ल है। जी हाँ, बिल्कुल। लंबी कहानी है, एक कहानी है, एक लंबी कहानी है। अगर एक छोटी कहानी हम लिखते हैं जिसको कहानी ही कहा जाता है, उसमें कोई एक एस्पेक्ट होता है, महदूद से किरदार होते हैं, एक दो तीन चार। लेकिन नॉवेल का प्लॉट चूंकि बड़ा होता है, उसमें किरदार भी ज्यादा होते हैं, तो कहानी की लेंथ भी ज्यादा होती है। उसमें एस्पेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं। यानी कहानी जो होती है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर होती है, जबकि नॉवेल जो होता है उसका कैनवस ज्यादा बड़ा होता है। ये एक सवाल आया जी, दीनी मौजू पर कैसे कहानी लिखी जाए। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि जो दीन है वो अदब से अलग चीज है। लेकिन जाहिर है कि उसको मजहबी अदब का नाम दे दिया है हल्कों ने। जो मजहबी अदब लिखते हैं, दीनी मौजुआत पर कहानी लिखते हैं, तो आपकी तो देखिए, जब आप दीनी मौजू पर कहानी लिखते हैं तो आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए दीन पर। मसलन अ, मैं अपना एक कहानी लिखना चाहती हूँ अल्लाह के बारे में।
तो मेरा कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ना तो कमी रह जाए ना ज्यादती हो, क्योंकि मैं कहानी लिख रही हूँ कारी को मुतासिर करने के लिए, कारी के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो उसके कंसेप्ट क्लियर, जैसे एक टीचर है ना जो स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर करता है, जब तक टीचर के अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकता। इसी तरह लिखारी है, जब तक वो खुद आ, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो दूसरे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकता। कोई भी मौजू ले ले, दीनी ले ले, मुआशरती ले ले, मुआशी, इकोनॉमिक्स पर भी लोग कहानियां लिखते हैं, कोई भी जो भी है। अच्छा, उसके बाद क्या सवाल है? हाँ जी, इस बारे में कौन सी किताबें मुताला में रखनी चाहिए? कहानी लिखने के बारे में जाहिर है कि कहानी की किताबें ही पढ़ेंगे ना आप, फिर आप उस तरह शुरू कर देते हैं, आपको चीजें समझ में आने लगते हैं। ख्याली दुनिया में खोया हुआ शख्स क्या हकीकत में कोई मकसद हासिल कर पाता है, और क्या कहानी नवीसी झूठ की आदत को प्रमोट नहीं करती? देखिए, कहानियां तो अल्लाह ने भी सुनाई है कुरान में, ठीक है। कहानियां तो हमारे लिए तो वो कहानी है ना जो गुज़श्ता कौमों के इबरतनाक वाकयात हैं। तो कहानी कहना तो इंसान के में है, जब कोई बात हम किसी को सुना रहे होते हैं तो वो कहानी ही कह रहे होते हैं हम। और ख्याली दुनिया में खोया हुआ शख्स, देखिए, मुसन्नफ वो नहीं है जो हाथ पैर तोड़ के बैठ जाता है। हम जो लिखने वाले लोग हैं, हमें गमे मुआश भी है, हमारी दीगर जिम्मेदारियां भी हैं। ये ये कहानी नवीसी या लिखना ऐसा नहीं है कि आप हकीकत की दुनिया से आंखें बंद कर ले और ख्यालों और तस्वुरात में खोए रहें और कहें कि खुद ही सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जो कहानी लिखता है ये हमारे अंदर का किथारसिस होता है, हमारे जज्बात का, हमारे ख्यालात का एक बहाव होता है जिसको बंद बांध के हमने रोका हुआ होता है। जब हम लिखने का फन सीख लेते हैं तो हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। फिर है जी, क्या कहानी में कोई फिक्री नुक्ता बयान किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल किया जा सकता है। आपने गुलिस्तान बोस्तान नहीं पढ़ी? आपने रूमी को नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो कभी मौका निकाल के देख के पढ़िएगा, वो फिक्र पे ही लिखी हुई कहानियां हैं। हम जमूद का शिकार हो उसके लिए ये नुस्खा मुअस्सर है। यहाँ से आवाज कट रही थी, वो नुस्खा क्या है? वो नुस्खा ये है जी कि ब्रेन स्टॉर्म को आने दीजिए। ख्यालात का तूफान जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको बगैर किसी फिल्टर के, बगैर किसी कटिंग के लिख दीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसको पढ़िए। आपके ऐसा 2-4 बार करने से आपके दिमाग का जमूद जो है वो टूट जाएगा। कभी कभी मुझे लिखने के असूल जवाबित मेरे सोच की झंझलाहट का सबब बनता है। क्या ये उर्दू अदब के खिलाफ है? मैं आजादाना लिखने की बात कर रही हूँ बगैर असूल जवाबित के। जी बिल्कुल, आप आजादाना लिख सकती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि इससे वो आप अपने असूल जवाबित तैयार कीजिए। आप इतना अच्छा और इतना पावरफुल लिखिए कि आपके लिखे हुए को भी असूल और जाब्ता समझा जाए। कहानी नवीसी की इब्तिदा वस्त इंतहा किस अंदाज में हो? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपका जो प्लॉट है ना, वो आपके करेक्टर्स और उनके दरमियान रब्त, ये बहुत जरूरी है। और जिस पर्सन में आपने कहानी लिखनी शुरू की है, अगर मैंने कहानी लिखनी शुरू की है, मैं बस स्टॉप पर खड़ा था और मैंने एक आदमी को देखा, तो फिर वो सारी कहानी मैं से ही होगी, फिर वो से या उससे नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने कहानी लिखनी शुरू की कि जरी अपने घर के सहन में बैठी हुई थी और कमरे के अंदर खड़ा हुआ उसका शौहर उसको वहां से देख रहा था, तो फिर मुझे वो जरी के साथ ही चलना पड़ेगा। बेशक मैं जरी को कहानी लिखते हुए मैं खुद को जरी समझ रही हूँ, लेकिन मैं वहां पर मैं नहीं लिख सकती। फिर मुझे जरी के साथ ही उसके ही नाउन और प्रोनाउंस को लेकर चलना पड़ेगा। तो
इन सारे वाले असूल जो है ना, ये हम नहीं खराब कर सकते। असलूब में जो असूल होते हैं उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। इब्तदा किन अल्फाज से करें, और दूसरी बात, नसर निगारी के लिए कोई ढांचा मौजूद है? जी, नसर निगारी का बड़ा कॉमन सा ढांचा है, इब्तदाइया, वस्तानिया और इख्तिताम। और इब्तदा कैसे करें, ये तो अब आप पे है। कुछ लोग कहानी की इब्तदा इस तरह करते हैं कि जैसे थप्पड़ की आवाज से कमरा गूंज उठा, अब कारी रुक जाके थप्पड़ क्यों पड़ा। कुछ लोग कहते हैं वो छत पर कपड़े फैला रही थी, अब आपके तस्वर में छत आ गई, कपड़े फैलाती हुई लड़की आ गई। तो ये अब आप पर है, आपके असलूब पर है, आप कहानी की इब्तिदा किस तरह करते हैं। 12 साल के बच्चों को कहानी लिखने की आदत, बड़ी ही जबरदस्त तरीका है और बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। बच्चा आपको कोई बात बताना चाहता है, आप उसको कोई, बेटा लिख के ले आओ। किसी बच्चे ने उसको मारा है, वो किसी दूसरे बहन भाई की शिकायत लगा रहा है, उसे को लिख के ला के दो, मैं तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा। इससे बच्चे को लिखने की आदत पड़ेगी। नहीं, अगर आपने फर्स्ट पर्सन में कहानी का आगाज किया है तो दरमियान दरमियान में इसे खत्म नहीं कर सकते। ये कहानी का एक बेसिक असूल है कहानी नवीसी का, और बेसिक असूल आप नहीं बदल सकते। नफ्सियाती मौजू पर कहानी कैसे लिख सकते हैं, नफ्सियाती मौजू को कैसे कहानी की शक्ल में डाल सकते हैं? करेक्टराइजेशन से। आपके करेक्टर को कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है, करेक्टराइजेशन से आप नफ्सियाती मौजू पर कहानियां लिख सकते हैं। इब्तदाई तौर पर कौन से नावल का मुताला शुरू करें? इब्तदाई नावल के कर लें, मरातिब उरूज का कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे सेंचुरी वाइज आगे आते जाएं, जैसे मैंने कई नाम बताए हैं आप लोगों को। हाउ मेनी वर्ड्स वुड मेक अ स्टोरी accurate and authentic, or can you write a story about a character? Yes. देखिए, कहानी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, 27-28 सफ़ों की। वैसे तो कहा जाता है कि आप एक नशिस्त में पढ़ लें, कहानी वो होती है। लेकिन कहानी 10-15 सफ़े की भी हो सकती है। इससे लंबी होगी तो वो नॉवलेट हो जाएगी, उससे लंबी होगी तो नॉवेल बन जाएगा। 1200 से 1500 2000 तक एक नॉर्मल कहानी होती है, और ये बहुत अच्छी लेंथ है एक कहानी के लिए। आप एक करेक्टर के ऊपर भी कहानी लिख सकते हैं। कभी कभी मुझे लिखने, ये तो बात हो गई। संजीदा मिजाज रंजीदा कहानी नवीसी में ज्यादा किस टोन का इस्तेमाल हुआ, मकबूलियत के हवाले से आगाह करें। जी, मिजाह को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। रोना धोना रंजीदगी तो पहले ही जिंदगी में बहुत ज्यादा है, तो मिजाह को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद फिक्री नुक्ता बिल्कुल बयान किया जा सकता है। कहानी और किस्से में फर्क क्या है? जी, असल में किस्सा कहानी से पहले की शक्ल है। जैसे सबसे पहले किस्सा आया, फिर दास्तान आई, फिर कहानी आई, फिर नॉवेल आया, फिर अफसाना, नॉवेल आया, उसके बाद अफसाना आया। और नॉवेलेट तो अभी हाल फिलहाल की बातें हैं, कोई 40-50 साल। कहानी में फिक्री नुक्ता बयान किया जा सकता है। कहानी की तख्लीक और कहानी की नकल करने में क्या चीजें मलहूज रखें? नकल तो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, सरका कहते हैं। और अब तो कॉपीराइट एक्ट भी चलता है, उस पे केस भी हो जाते हैं। हाँ, तख्लीक जो होती है वो तो तख्लीक होती है, मैंने कहा मौजू कोई नया नहीं होता। आपकी तख्लीक, आपका असलूब, आपका अंदाजे बयान उसको नया बनाता है। कहानियां नहीं, वाकयात बोलना ठीक होगा, और वो सच है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने दुरुस्ती की, बहुत शुक्रिया। आपकी नजर में कौन सी किताबें ज्यादा मुफीद? देखिए, ये तो आपका अपना अपनी चॉइस होती है, आप कैसा अदब पढ़ना चाहते हैं। 12 साल वाले, ये तो मैंने बता दिया, हर बात जिंदगी से समझ आ गई। अब मौजूदा दौर में कोई एग्जाम्पल जो सोशल मीडिया पर अच्छी कहानी लिख रहा हो। सोशल मीडिया ने हर एक बंदे को राइटर बना दिया है, हर बंदा लिख सकता है। अम, मैं कहूंगी मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ।
आप मेरी किताब पढ़ें। कहानी नवीसी इंसान करना चाहे लेकिन कोई आइडिया ही जहन में ना आता हो तो कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है कि कोई आइडिया ना आता हो? आपकी काम वाली आपको कोई बात सुनाती है, कहती है जी आज सवेरे सवेरे मेरे शौहर से मेरी लड़ाई हो गई है, और क्यों लड़ाई हुई है, वो बिजली का बिल ज्यादा आ गया था, इस बात पे कहानी लिखी जा सकती है। आप बीती के हवाले से, जी जी, आप बीती और कहानी अलग अलग एक है या बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? आप बीती में फिक्शन होता है, सारी चीजें सच नहीं लिखी जाती, उसमें कुछ जेब दास्तान के लिए चीजें डाली जाती हैं, थोड़ी थोड़ी सी कहानियां उसमें ऐड की जाती हैं, लेकिन आप बीती इज समथिंग एल्स और कहानी नवीसी इज समथिंग एल्स। लेकिन हैं दोनों ही नसरी अदब और तहारीफ तखालीफ। मैं अपनी कहानी शाया करवाना चाहता हूँ, जरूर करवाएं जी। असलूब कहाँ से लाएं? आपके अंदर से निकलता है असलूब। जैसे आप बात करते हैं, जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, वही आपका असलूब होता है। बहुत शुक्रिया जी आपके आपकी पसंदीदगी का। और सेशन अच्छा रहा। मैं मौलाना उसामा कासिम का स्टूडेंट हूँ जी। अच्छा, किताबें नहीं बताई? बताई बेटा मैंने। मैं दोबारा बता देती हूँ जी। मौजूदा दौर में कहानी किस अंदाज में ज्यादा मौसर हो सकती है? जितने मौसर अंदाज से लिखेंगे उतनी ज्यादा मौसर होगी। अ, आज का दौर थोड़ा सा लेजी दौर है, तो इसमें जफाकश और मेहनत कश लोगों की कहानियां शायद लोग इतनी पसंद ना करें। ऐसा इंसान जिसने कभी कलम ना पकड़ा हो वो एकदम से अपने ख्यालात को कहानी में ढाल सकता है। आप कलम पकड़े, एकदम से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। जीना भी चढ़ना हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है। अच्छा, मजमून नवीसी सीखने के लिए कौन सी किताब बेहतरीन है? आप हमारा सेशन लीजिए जी, बहुत बेहतरीन अंदाज में सिखाते हैं हम। चैट जीपीटी से मदद लेना कैसा है? लेके देख लें। चैट जीपीटी इंसान नहीं है, उसमें जज्बात नहीं हो सकते, और वो पहचानी जाती है तहरीर चैट जीपीटी की लिखी हुई। अफसानचे के हवाले से थोड़ा सा बता दें। अफसानचा जनाब एक छोटा अफसाना होता है, और उसका एंड हमेशा ऐसा होना चाहिए जो चौंका दे। यानी ये एक सफे का हो, ज्यादा से ज्यादा ये 1.5 सफे का हो। वैसे तो एक एक लाइन के भी अफसाने हैं, अफसानचे सॉरी है। वो मंटो का एक खूबसूरत सा अफसानचा मेरे जहन में आ रहा है कि उसने एक गोली चलाई, वो करेक्टर गिरा, दूसरी चलाई करेक्टर गिर गया, तीसरी चलाई वो कोई बूढ़ी औरत थी वो भी गिर गई। और फिर उसे एक बच्चा नजर आया और उसने पिस्तौल का रुख उस बच्चे की तरफ कर दिया। उसके साथी ने कहा इसमें अब गोली नहीं है। उसने और उसने कहा बच्चे को मालूम नहीं है कि इसमें गोली नहीं है। यानी वो तो खौफ से ही मर जाएगा कि उसके सामने मैंने इतने कत्ल कर दिए हैं। तो अफसानचा तो चंद लाइनों का भी हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा ये 1.5 सफे का हो सकता है। जी, माहनामा बीवी खामद के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। आवाज से आवाज कट रही थी जब किताबें बता रही थी। अच्छा ठीक है। एंथोलॉजी कुतुब के हवाले से अक्सर लिखाई पैसे देकर छपवाते हैं, मेडल्स भी मिलते हैं, क्या ये हौसला अफजाई है? और वो भी दुरुस्त या फकत खरीदी हौसला अफजाई? देखिए, अभी यहाँ पर आके ना लोग अदीब अदबी हल्के दो चीजों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप कहता है जी किताब छपवाना महंगा काम, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरी किताब को, ये हर बंदे की, हर राइटर की ख्वाहिश होती है। तो उसका आसान हल निकाल लिया गया है एंथोलॉजी किताब। और जाहिर है किताब आप अपनी भी, सोलो किताब भी छपवाएंगे तो पैसे देकर ही छपवाएंगे ना। तो बहरहाल दो अलग अलग ग्रुप्स हैं और दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप अपनी कहानी शाया करवाना चाहते हैं, मेहरबानी फरमाकर कुछ मशवरा दें। आप लिखें, अच्छा लिखें, और मुख्तलिफ अखबारात को भेजें। जिस एडिटर को आपकी कहानी पसंद आएगी वो जरूर शाया कर देगा। आपने आबिती के बारे में फिक्शन का कहा, इसको मजीद वाजे कर दीजिए। देखिए, अगर मैंने आप बीती लिख रही हूँ और मैंने कुछ ऐसे मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हैं
जो कि गैर अखलाकी हैं या गैर कानूनी हैं, तो मैं उनको एज इट इज नहीं लिखूंगी। मैं उनको कोई और रंग देकर और अच्छे तरीके से बयान करने की कोशिश करूंगी, या फिर मैं उनको मुकम्मल तौर पे छुपा जाऊंगी। और फिर और ये जरूरी भी नहीं है कि वो मेरे ही जात के बारे में हो सकता है मेरी आपबीती में जितने लोगों के जिक्र आए हैं उसमें कई पर्दा नशीन हो, और मैं उनके पर्दे नहीं खोलूंगी। अगर खोलूंगी तो मेरी किताब कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो फिर मैं उसको ढके छुपे अंदाज में या अफसानवी पैराए में लिख कर उस चीज को यानी कुछ भी ना कहा और कह भी गए वाला मामला होगा। तो इस तरह से आप बीती में फिक्शन लाया जाता है। अखबारात को भेजने का तरीका, ईमेल हासिल करें अखबारात के और भेज दें। तहरीर लिखकर चैट जीपीटी से, देखिए चैट जीपीटी इंसान ने बनाई है, इंसान, चैट जीपीटी ने इंसान को नहीं बनाया। और असूल जवाबत के जो असूल नहीं बदले जा सकते वो मैंने आपको बता दिए। बाकी असूल जो होते हैं वो आपके असलूब के होते हैं, वो आप अपने असलूब को इतना मजबूत कीजिए कि आपके असलूब को ही एक असूल समझा जाए। बहुत बेहतरीन तरीके से सवालात के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आपने अपनी किताब के टाइटल पर एक आंख बनाई है। देखिए मेरी किताब का नाम है मिशगा खोल। मिशगा पलकों को कहते हैं और वो पल की आंखों पर ही होते हैं, तो इसलिए वो आंख की तस्वीर बननी ही थी। अकेली पलकों की तस्वीर बनाती, आंख बंद कर देती, तो वो फिर वो कुछ वो मैच नहीं करना था उसके साथ। फिक्शन, गैर फिक्शन किसे कहते हैं? फिक्शन जाहिर है कि हमारी सोच की एक तरह होती है, और गैर फिक्शन होती है जिसमें कुछ थोड़ी सी हकीकत भी होती है। अब तहरीरी शक्ल में शेयर करने की सहूलत के बारे में तो अ, हफीसा भी आपको बता सकते हैं, और मेरी किताब का नाम है जी मिशगा खोल। माशाल्लाह, बेहतरीन सेशन रहा। बहुत तो शुक्रिया जी। एक तो दोबारा से बुक्स के नाम बता दें। दो तीन मरतबा लोगों जी ने पूछा है, मेरे ख्याल वो नोट नहीं कर सके, तो दोबारा से जी ज़रा नाम बता दें बुक्स के आप। जी जी, मैं अर्ज करती हूँ। जैसे शुरू हुआ तो यानी जब इंसान उर्दू अदब में नसर लिखने शुरू हुई तो दास्तान से आगाज हुआ, जिसको दास्तान अमीर हमजा या तिलिस्म होशरुबा नाम से ये दास्तानें आया करती थी। जब हम बच्चे थे, हम पिछली सदी के लोग हैं, तो जब हम बच्चे थे तब ये आया करती थी। फिर डिप्टी नजीर अहमद का दौर आया, मिरातुल उरूज लिखा, मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खान। फिर अफसाने का दौर आ गया, वो भी कहानियां ही हैं। उनमें सादत हसन मंटो हैं, प्रेमचंद हैं, कृष्ण चंद हैं। प्रेमचंद के कफन, दो बैल, नमाज। कृष्णचंद का काले कोस, हम वो नहीं। राजेंद्र सिंह बेदी, लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो। अहमद नदीम कासमी, गंदुम, मुसाफिर, कपास का फूल। इंतजार हुसैन साहब के शहजादा, जर्द कुत्ता, आखिरी आदमी। अशफाक अहमद साहब की एक मोहब्बत सौ अफसाने, गुडरिया, बानो कुदसिया, दोपहर का सूरज। डिप्टी नजीर साहब का ही तौबतुन्नसू, इब्नुल वक्त, क्लासिकल है ये। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें। अगर हम तारीखी अदब की तरफ जाए तो नसीम हिजाजी, खाक और खून, शाहीन, काफिला हिजाज। अशफाक साहब का मनचले का सौदा, बानो कुदसिया का फुटपाथ की घास, और राजा गिद्ध, क्लासिक।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जैनब साहब, साहिबा, सॉरी, आई एम सॉरी, जैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। और जी जी, जाहिर है कि मैंने ये जरूर अल्फाज इस्तेमाल किए कि कुरान में भी हमें कहानियां सुनाई गई हैं, किस्से हैं, या आप उसको किसस कहें या कुछ भी। लेकिन एहतियात, वाकई अल्फाज का इंतखाब करते हुए एहतियात जरूरी है। अम, आम कहानी में और कुरान की कहानी में फर्क तो है। जाहिर है कि अ, कुरान मेरी और आपकी किताब नहीं है, मेरा और आपका कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये बहुत बड़ा मोजजा है। तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। दीनी मौजू पर कहानी कैसे लिखनी चाहिए, इसकी इब्तिदा कैसे की जाए? अगर आप बच्चों के लिए, ज़ाहिर है दीनी मौजू पर कहानी अमूमन बच्चों के लिए लिखी जाती है, तो आप किसी क्लासरूम के मंजर से उसकी इब्तिदा कर सकते हैं, किसी प्ले ग्राउंड के मंजर से इब्तिदा कर सकते हैं। मिज़ाह पर भी किताबें बताइए। आप फ्राइडे मैगजीन में मेरी तहारीर पढ़ा करें, बड़ी अच्छी मिजाह की तहारीर लिखती हूँ मैं। जी। ये मैम ने जितने भी मुसन्नफीन के नाम बताए हैं, आप लोग इन नेम्स को नोट कर लें और फिर इनकी बुक्स चैट जीपीटी से पूछ लें, मुसन्नफीन के नाम याद रखें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। ये कौन है? समिया फरीद, आपका बहुत शुक्रिया जी। बेशक अल्लाह ताला ने जो जो कुछ कहा वो सच है, हक है, और यही हमारे ईमान की बुनियाद है। अच्छा मैम, अनीला ने जो बुक्स बताई हैं वो तो आप चैट जीपीटी से मालूम कर लें या किसी भी बड़े बुक सेंटर से ले लें। और मैम अनीला की जो किताब है मज़गां खोल अफसाने हैं, ये खरीदने के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और मैम अनीला से भी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जी, नसीम हिजाजी के जैसा अब कोई नहीं लिखता। उनकी एक गिरफ्त थी तारीख पर और तारीखी अदब लिखने पर, क्योंकि जब हम तारीखी अदब लिखते हैं तो हमारी एक टर्मिनोलॉजी भी होती है, अल्फाज का इंतखाब, जुमलों की बनावट अलग होती है। वो नसीम हिजाजी का असलूब था। और अमूमी तौर पे आप तारीखी अदब पढ़ेंगे ना, तो उसमें तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज होंगे, लेकिन नसीम हिजाजी का एक अपना असलूब था। मैं लिख कर बता देती हूँ जी आपको, मेरी किताब का नाम अगर समझ में नहीं आया तो। बहुत शुक्रिया जी बिनते कारी। मिशगा फारसी जुबान का लफ्ज है जी, पलकों को कहते हैं। बच्चों के लिए कहानी जो है, किस मुसन्नफ को हम पढ़ें? सिद्दीका बेगम का बच्चों का अदब बहुत क्लासिकल अदब है। जी, मेरे ख्याल से इख्तिताम करते हैं। बहुत सारे मौजूआत कहानी के हवाले से डिस्कस हो गए हैं और बेहतरीन सेशन रहा आज का। तो इससे पहले मैं एक ऐलान करता चलूं कि इंशाल्लाह आज से रोज़ाना की बुनियाद पे व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक मैसेज दिया जाएगा, जो इस्लामिक राइटर्स मूवमेंट पाकिस्तान के फेसबुक पेज का लिंक होगा। और उस लिंक पे क्लिक करके आपने फीडबैक लाजमी देना है। तो उस मैसेज का उन्वान होगा आज का सेशन कैसा रहा।
تو وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ کہانی کے حوالے سے کیا کچھ نیا سیکھا ہے آپ نے، کہانی کو پہلے کس حد تک جانتے تھے اور اس سیشن کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں، کہ کہانی کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، اس سے کس حد تک آپ کو آگاہی حاصل ہوئی۔ تو اب اگلے سیشن کا اعلان ہے، کل 3 جولائی بروز جمعرات، انشاءاللہ 9:15 بجے اسلامک رائٹرز موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام سوشل میڈیا ورکشاپ میں جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہے اے آئی، فوائد، نقصانات اور ہمارے کرنے کے کام۔ یہ ایک بہترین سیشن ہوگا اے آئی کے حوالے سے۔ اس میں ہمارے لیکچرار ہیں مولانا اعجاز اللہ خان صاحب، آپ اے آئی ایکسپرٹ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں اور موٹیویشنل ٹرینر ہیں۔ تو آپ مطلب دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات سے ہم آہنگ ہونے کے باوجود اے آئی کی خصوصیات، فوائد اور نقصانات پر ہمیں لیکچر دیں گے۔ تو سب لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ اس سیشن کو جوائن کرنے کی، انشاءاللہ لکھ دیں کم از کم۔ جی جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو سیشن کو اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل انشاءاللہ اے آئی کے فوائد، نقصانات اور ہمارے کرنے کے کام، اس موضوع پر لیکچر ہوگا مولانا اعجاز الرحمان صاحب کا۔ تو ایک ضروری اعلان مزید میں کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو زوم آئی ڈی ہیں، تو جب لنک بھیجا جائے تو کہتا ہے جو لوگ اسٹارٹ میں لے لیں گے تو وہی سیشن جو آئیں گے، جو ابھی زیادہ جوائن کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے وہ اس گروپ میں آئے تو فرصت میں لنک کو جائیں۔ بہت شکریہ۔